नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय किसी भी क्रिमिनल केस की ट्रायल में सारी कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं संक्षेप में प्रोसीजर बताता हूं। ये एलएलबी के बाद जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस लॉ की फील्ड में एडवोकेट बनना चाहते हैं उनके लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी की जानकारी के लिए, देश के हर आम नागरिक के लिए जो क्रिमिनल ट्रायल की प्रोसीजर जानना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में फ्रॉम फाइलिंग एफआईआर टू ट्रायल कंप्लीशन बाय द कोर्ट, इसका फुल प्रोसीजर में संक्षेप में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा इस चैनल पर एफआईआर से संबंधित धारा 154 सीआरपीसी तथा धारा 155 के संबंध में भी वीडियो बनाए गए हैं। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में जब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने पर भारसाधक अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट करने जाता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, पूरा डिटेल कब क्राइम हुआ, क्या हुआ, कौन एक्यूज थे, जो कुछ भी उसके पास जानकारी उपलब्ध है ये एफआईआर में संक्षेप में धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखी जाती है। और ये मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना एफआईआर कराना व्यक्ति का एक अधिकार होता है। 155 की जो एफआईआर है वो नॉन कॉग्निजेबल या अदम दस्तंदाजी अपराध में होती है, जिसमें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका एक अलग से रजिस्टर होता है। एफआईआर जो 154 में की जाती है उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी और उस व्यक्ति जिसके द्वारा एफआईआर लिखाई गई है उसको भी दी जाती है। इसके बाद धारा 154 और 155 में तो मजिस्ट्रेट के यहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा हिदायत दी जाती है, लेकिन 154 की एफआईआर में विवेचना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा प्रारंभ की जाती है, जिसे विवेचनाधिकारी या हिंदी में कहा जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 155 सीआरपीसी के है उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लगती है और वहां आपको कंप्लेंट केस 200-202 के अंतर्गत करना होता है। या कई धाराओं में जैसे कोई अपराध है तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा है उसके अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी, साथ में नॉन कॉग्निजेबल धाराएं भी रहती है। इसके अलावा एक कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेनेंट को भी दी जाएगी और भेजी जाएगी। इसके बाद विवेचनाधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये काम रहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ले, जो धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत रहते हैं, मौके का नक्शा बनाए, जब्ती पंचनामा बनाए, कोई आर्टिकल्स वगैरह जब्त होते हैं, चाकू है, कोई कुल्हाड़ी है, बंदूक है, जिससे भी कोई ऑफेंस कमिट किया गया है। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज से संबंधित, अगर कोई 420 से मामला संबंधित है तो जो भी दस्तावेज उनके पोजीशन में है उसको वो कलेक्ट करे। चाहे तो वो फरियादी आदि का अगर कोई चोट वगैरह लगी है मेडिकल एग्जामिनेशन कराए या जिसकी भी जरूरत है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कोई राय किसी मैटर में लेना आवश्यक है तो वो लेगा। उसके अलावा एविडेंस का कलेक्शन जब पूरा कर लेगा तो फिर वो अरेस्ट ऑफ एक्यूज करेगा। ये एक सिंपल विवेचनाधिकारी का कर्तव्य है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी ऑफेंस के रजिस्टर्ड होने के बाद ये सब कार्यवाही विवेचना के दौरान करता है। कस्टडी फिर उसमें न्यायालय के समक्ष जैसे ही वो अरेस्ट होता है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें आने जाने का रास्ता तय करने का समय छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने पर यदि प्राइमा फेसाई जो चार्जेस इसमें एफआईआर में हैं उसके आधार पर एविडेंस कलेक्ट हो जाती है तो धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत चार्जशीट न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी जुरिस्डिक्शन का पेश की जाएगी। एफआईआर में मेंशन आरोपों पर कोई यदि एविडेंस उसमें नहीं आती है विवेचनाधिकारी के द्वारा तो इसमें क्लोजर या खात्मा रिपोर्ट लगाई जाती है। ये मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अभियोग पत्र तो कोई भी जो एक्यूज्ड है उसके विरुद्ध पूरी विवेचना होने के बाद अभियोग पत्र या चार्जशीट जिसे कहा जाता है, आरोप पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगा, उसकी कॉपी एक्यूज्ड को दिलाई जाएगी। और यदि क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट फरियादी आदि को भी नोटिस देगा और पूछेगा कि आपको इसमें कोई आपत्ति है कि नहीं। यदि उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोटेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। इन सभी सब्जेक्ट्स पर मैंने इस चैनल में वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए उन्हें भी देख सकते हैं। केस का जब ट्रायल होगा तो यदि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल होगा उस चार्जशीट को पेश करने के बाद। अगर सेशंस से ट्रायल बाय सेशन है अर्थात सेशंस न्यायालय के समक्ष विचारण योग्य है तो वो कमिट कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट द्वारा वो मामला चलाया जाएगा।
इस समय फिर सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये देखेगा प्राइमा फेसी चार्ज मेड आउट होता है कि नहीं, अन्यथा अभियुक्त को प्राइमा फेसी मटेरियल नहीं होने की स्थिति में डिस्चार्ज भी कर सकता है, जिसे उन्मोचित कहा जाता है। इसके अलावा यदि मामले में प्राइमा फेसी चार्ज बहस सुनने के बाद चार्ज फ्रेम मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा, जो भी FIR वगैरह में सेक्शन लगाए गए हैं एक्यूज के अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस अगर बन रहा है तो चार्जेस फ्रेम होंगे। चार्जेस फ्रेम होने के बाद यदि अभियुक्त गिल्टी प्लीड करता है, अर्थात जो भी अभियोग उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप लगाए गए उन्हें वो स्वीकार करता है, तो वो उसे चाहे तो सजा दे सकता है चार्ज एक्सेप्ट होने पर। इसमें मोस्टली जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं 3 वर्ष से अधिक की सजा कि वो धारा 154 के अंतर्गत FIR रजिस्टर्ड होती है। फिर इसके बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए मामला फिक्स किया जाएगा। धारा 294 के अंतर्गत इन चार्जेस को एडमिट और डिनाई भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए हैं यदि एक्यूज्ड उनको डिनाई करता है तो प्रोसिक्यूशन उनको प्रूव करेगा। प्रोसिक्यूशन का जो केस होगा वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन रहता है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, अर्थात संदेह से परे जो भी अभियोजन ने उस पर आरोप लगे हैं उनको प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर रहता है। और इसके बाद जब अभियोजन के साक्षी उसमें एग्जामिन हो जाएंगे तो उन पर क्रॉस एक्यूज्ड का एडवोकेट करेगा। इसके अलावा धारा 313 CRPC का स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड कहा जाता है, उसके बारे में ये अभियुक्त से पूछा जाएगा उसे उस संबंध में क्या कहना है, फला गवाह ये बोलता है आपको उसके संबंध में क्या कहना है। एक्यूज्ड यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो ये इस आधार पर उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद डिफेंस विटनेसेस या बचाव के साक्षी प्रस्तुत होंगे, जो अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत होंगे, उनके अधिवक्ता द्वारा उनको एग्जामिन कराया जाएगा बचाव साक्ष्य में। इस पर प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो क्रॉस करेगा, सेशंस है तो AGP GP जो भी क्रॉस करेगा। ओरल और रिटन इसके बाद दोनों जो एविडेंस आई है प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की, उन सब के आधार पर लीगल और वैलिड एविडेंस के आधार पर यदि मामला प्रमाणित है तो इस संबंध में ओरल या रिटन सबमिशंस या आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत होंगे। प्रोसिक्यूशन अगर अपने मामले को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में वैध विश्वसनीय साक्ष्य से सफल हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसको अभियुक्त को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और चार्जेज अगर प्रूव नहीं होते हैं तो उसमें एक्विटल या दोष मुक्त कर दिया जाएगा। चार्जेज यदि प्रूफ है तो उसे सजा या कन्विक्शन के लायक मामले को माना जाएगा। फिर इसके बाद एक्यूज के अगेंस्ट एक्विटल केस तो अगर हुआ है, दोष मुक्त हो गया है अभियुक्त, तो उसे बरी कर दिया जाएगा। और केस अगर प्रूव हो गया है तो उसमें सजा के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट उसको सुन सकता है। और मिनिमम या मैक्सिमम जो भी सजा उस धाराओं में IPC में प्रिस्क्राइब है उसके आधार पर उसे इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या फाइन भी किया जा सकता है। सभी केसेस में अलग अलग ब्रॉड आउटलाइन हो सकती है। ट्रायल अगर कंप्लीट हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस और द नेचर ऑफ द केस, एक्यूज्ड अगर पब्लिक सर्वेंट है तो सबसे पहले चालान प्रस्तुत करने के पहले अभियोजन की स्वीकृति भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिया जाना CRPC के प्रावधानों के तहत, जिसे राज्य शासन देता है, आवश्यक होता है, जो होम डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में संक्षेप में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत फ्रॉम फाइलिंग FIR टू ट्रायल कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने का सामान्य सरल भाषा में आपको प्रयास किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल पर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि अच्छा लगा हो तो आपने मित्र दोस्त परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।